हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस विद लॉट ऑफ न्यू एनर्जी। नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो आज से मैं रिज्यूम कर रहा हूं जनवरी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये जनवरी का करंट अफेयर दो पार्ट में मैं शेयर करूंगा, पीडीएफ भी दूंगा और 30 तारीख तक मैं आपको एक और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और दोनों का पीडीएफ भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का भी लिंक शेयर कर दूंगा। सो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर जनवरी मंथ के। लेट्स स्टार्ट। हुज बर्थ एनिवर्सरी हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस हम किसके बर्थ एनिवर्सरी पर मनाते हैं? 125th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे थे हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछे जा सकते, कई बार आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत रिसेंट न्यूज़ है। लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने? 1921 में। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया था, उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, उसका नाम है स्वराज। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें चार ऑप्शन देकर आपको कंफ्यूज किए जा सकते हैं। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उसका नाम क्या है? इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जय हिंद टर्म जो है किसने कॉइन किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कब स्थापना हुआ था और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। कब किया गया था? तो 1939 में। ये तो कुछ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जा सकते क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1897 में। हालांकि ये पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेन एंड फ्रांस एग्रीड टू बिल्ड द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ यूरोप या इन यूरोप। व्हाट इज इट्स नेम? तो स्पेन और फ्रांस मिलकर एक सोलर पावर प्रोजेक्ट बना रही है जिसका नाम आपको बताना है। यूरोप में ये बनने वाला है। इसका नाम है फ्रांसिस्को पिज़ारो। ठीक है, ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। नाउ द थिंग इज, यहाँ पर कुछ और भी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, 590 मेगावाट का ये पूरा सोलर पावर प्लांट है और ये कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा स्पेन में। मैं जगह भी लिख देता हूँ। वेस्टर्न एरिया पड़ता है ये स्पेन का, कैकरस। ओके, और ये करीब 3,75,000 लोगों तक ये बिजली पहुँचाएगा। अब इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है $364 मिलियन। और यहाँ पर स्पेन और फ्रांस ये मिलकर बना रहा है। आपको तो पता ही है 2016 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो फॉर्म हुआ था इंडिया और फ्रांस के बीच में, इन्होंने अपना अपना टारगेट सेट किया था। लाइकवाइज अभी जो फ्रांस की कैपेसिटी है वो 20 मेगावाट है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने अभी तक 36.9 गीगावाट का सोलर एनर्जी का पूरा फैसिलिटी तैयार कर लिया है, जिसमें 42 सोलर पार्क भी बनाए गए हैं। इंडिया का टारगेट था 100 गीगावाट, 100 गीगावाट तक इसको ले जाना 2022 तक, जो कि थोड़ा मुश्किल है। कोविड के कारण ये डेडलाइन अब एक्सटेंड हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। बट यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है इन यूरोप। तो हु एमंग द फॉलोइंग लॉन्च द ऑपरेशन सर्द हवा। सर्द हवा ऑपरेशन किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है इंटरेस्टिंगली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने। अब ये सर्द हवा कहने का क्या मतलब है कि इनफिल्ट्रेशन जो पाकिस्तान की तरफ से होता है, राजस्थान बॉर्डर और ऊपर पंजाब साइड का जो बॉर्डर है पाकिस्तान से, वहाँ से धुंध या फिर फॉग के कारण कई बार बहुत ज़बरदस्त इनफिल्ट्रेशन किया जाता है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट कराया जाता है फॉग का हेल्प लेते हुए। अभी क्योंकि 26 जनवरी रिपब्लिक डे अपना पास में है, तो इसलिए ये इनफिल्ट्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो पूरा एक्टिविटी है या फिर ये जो ऑपरेशन है 27 जनवरी तक कैरी आउट किया जाएगा बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, जहाँ पर हथियार के साथ अपने सैनिकों को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के जो पर्सनल्स हैं उनको रिपीटेड जो फेंसिंग एरिया है उनके पास तैनाती बढ़ाई जाएगी और रखी जाएगी देर तक। ठीक है, तो ये इसका पूरा उद्देश्य है। Now moving to the next question, which two countries are part of Long Ops project? अब ये Long Ops project के बारे में आपको पहले तो आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है जापान एंड यूके। ठीक है, इन सभी का मैं एक शॉर्ट नोट्स बनाकर जो ब्लॉग है मेरा myexamnotes.com, वहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये लॉन्ग ऑप्स का मीनिंग क्या है, क्यों कर रहे हैं ये, और क्यों ये दोनों कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करके कर रही हैं? तो देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पुरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसको डिसमेंटल करना या फिर तोड़ना या हटाना, राइट। और
कई बार देखिए पिछले ये जो एरियाज़ हैं लाइक जापान के एरियाज़ हैं जहाँ पर सुनामी और साइक्लोन्स काफ़ी प्रिवेलेंट हैं, कई बार आते जाते रहते हैं, जिससे इन सभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को काफ़ी चोट पहुंचता है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। तो उसको तरीके से डिसमेंटल करा जाता है। और कैसे किया जाता है? तो लॉन्ग रीच रोबोटिक आर्म, आप इस चीज़ को ध्यान रखना, लॉन्ग रीच रोबोटिक आर्म मतलब रोबोट की मदद से, ताकि इंसान उसमें ज़्यादा इंटरफेयर ना करे और उनका जो हेल्थ है, इंसान का हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ है, उसको कंसिडर किया जाए। इसीलिए इसको लॉन्ग ऑप्स बोलते हैं, लंबी हाथ, यानी कि लॉन्ग रीच वाले रोबोटिक्स मशीन्स। तो इसके द्वारा ये किया जाता है। करीब इसमें 12 मिलियन यूरोस का खर्चा आएगा। करीब इंडियन करेंसी में आप देखें तो 120 करोड़ रुपए की लागत से इसे कंप्लीट किया जाएगा। सो मूविंग अहेड, आई थिंक लॉट ऑफ डिस्कशन हो गई इस पर। एक्सरसाइज कवच इज़ टू बी हेल्ड एट, कहाँ पर एक्सरसाइज कवच को हेल्ड किया जाएगा? पहले तो बता दूं कि किसके कौन कौन सी सेना का जो विंग है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। इसमें इंडियन आर्मी मिलिट्री के तीनों विंग्स यानी कि थल सेना, जल सेना, नौसेना इसमें सम्मिलित होंगे। और ये तीनों का एक जॉइंट ऑब्जेक्टिव होता है कि वॉर टाइम कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाए, कोऑर्डिनेशन ठीक की जाए, और हर साल ये कंडक्ट होगा। नौ, इसे कंडक्ट किया गया अंडमान सी में, और ये बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है वहाँ पर इसे कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, मूविंग अहेड, ये तो सिंपल था, लेकिन कवच नाम से आपको ध्यान रखना होगा। नाउ विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर चिनाब रिवर? तो ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आंसर पहले, उसके बाद आपको इसमें कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे। रतले इज द करेंट, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये 850 मेगावाट का, 850 मेगावाट। अभी देखिए इसको मनमोहन सिंह के जो सरकार थी 2013 में इसको अप्रूव कर दिया था, फाउंडेशन स्टोन इसकी दी गई थी, लेकिन काम कभी शुरू नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी ऑब्जेक्शन आया। आपको तो पता ही, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उन पर पाकिस्तान काफ़ी अपना दावा करता है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से इंडिया उसका पानी यूज़ कर सकता है, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान को दिक्कत होती है कि इंडिया उस पर डैम और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ क्यों कर रहा है। अल्टीमेटली सारा पानी जाता है पाकिस्तान के पास ही, लेकिन फिर भी उसको दिक्कत होती है। तो कई साल से ये मामला फंसा हुआ था, और लेटर ऑन 2017 में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को इजाज़त दे दी कि आप इस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो जो यहाँ पर मेन आपको इंडस वाटर ट्रीटीज़ पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है। और यहाँ पर आपको कुछ जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आंसर्स बता दूँ कि ये जॉइंट प्रोजेक्ट है किसके बीच में, तो जम्मू कश्मीर के स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, जो इस पर 51% स्टेक होल्ड करेगा, और 49% कौन करेगा? ऑब्वियसली नेशनल हाइडल पावर कॉरपोरेशन का शेयर रहेगा। ठीक है, तो दोनों सेंटर और स्टेट की इतनी की इसमें कंट्रीब्यूशन होगी। सो और इसका जो कुल लागत होगा ये भी आप समझ लीजिए, हालांकि इस पर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता लागत पर लेकर, लेकिन इतना तो आपको पता होना चाहिए कि 5281 करोड़ का ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, और 5 साल में या कह सकते हैं आप 60 मंथ्स में इसको कमीशन कर दिया जाएगा। सो मूविंग अहेड, आई थिंक आपकी को क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो तो यार कमेंट में आप डाल सकते हो। इनफैक्ट आप जो मेल आईडी है या फिर जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आप क्वेश्चन अगर क्वेरी करोगे तो मुझ तक वो पहुँच जाता है, तो मैं ज़रूर देखूंगा। नाउ विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड बगायत विकास मिशन? अब बगायत विकास मिशन ऐसा नाम सुनोगे तो कन्फ्यूजन तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन क्या है तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसको लॉन्च किया गया है गुजरात में। अब ये फार्मर्स की इनकम को जो डबल करने वाली बात है, उसमें विजय रूपानी यानी कि चीफ मिनिस्टर जो हैं कहाँ के, तो गुजरात के, उनका एक विजन है कि जो हॉर्टिकल्चर सेक्शन है या मेडिसिनल फार्मिंग होती है, जिन प्लांट से मेडिसिन उगाया जा सकता है, उनको भी इस स्कीम के अंदर जोड़ा जाए ताकि फार्मर की इनकम डबल हो जाए, और यही इसका पूरा उद्देश्य है। तो आंसर इज गुजरात। नाउ विच फ्रूट हैज़ बीन रीनेम्ड एज कमलम रिसेंटली? अभी देखिए ये जो फ्रूट है काफ़ी पॉपुलर फ्रूट है, और ये इंडिया में बहुत रेयरली मिलता है। ज़्यादातर ये जो फ्रूट है साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम, थाईलैंड ऐसी कंट्रीज़ में ये ज़्यादा मिलता है, और मलेशिया, श्रीलंका ये सब कंट्रीज़ प्रोड्यूस करती हैं। बट ये इंडिया में बहुत कॉस्टली मिलता है, करीब 400 से 800 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो और इसको रिसेंटली
कमलम नाम से कहाँ किस फ्रूट को किया गया है, तो यह है ड्रैगन फ्रूट, राइट। और गुजरात गवर्नमेंट ने इसे किया है। गुजरात में जो बीजेपी की आप कहें कि जो हेडक्वार्टर्स है उसका भी नाम कमलम है, तो उस पर इसको नाम कर दिया गया। और इंडिया जो है, देखिए इंडिया में जितना भी कंजम्पशन है ड्रैगन फ्रूट का, उसका 95% इसे इंपोर्ट किया जाता है। अभी देखिए जो चीज़ है ड्रैगन फ्रूट, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी चीज़ है, मतलब अगर यहाँ पर उगाया गया तो एक्सपोर्ट में काफ़ी बेनिफिट होगा फार्मर्स को या फिर जो फ्रूट कल्टिवेटर्स हैं उनको। तो इसलिए इंडिया का अब ये जो इंडियन फार्मर्स का है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है उनका विजन कि इस फ्रूट को भी उगाया जाए, और इसका जो है मतलब अच्छे से कह सकते हैं आप, जो गवर्नमेंट है उनके साथ मिलके इसको कैसे उगाया जाए और किस तरीके से इसको मार्केट में लाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, ये इस पर काम चल रहा है। तो इसकी पोटेंशियल को हाल में रियलाइज़ किया गया है। नाउ इंडिया फ्रांस टू कंडक्ट जॉइंट एयर एक्सरसाइज नेम्ड। इंडिया और फ्रांस अभी एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज करने वाली है। पहले ये करती थी गरुड़ा, आपको पता होगा गरुड़ा जो इंडिया और फ्रांस के बीच में एयर एक्सरसाइज को बोलते हैं। अब जो है वो नाम होके हो गया एक्स डेजर्ट नाइट 21। अभी आपको यहाँ पर तीनों जो दिख रहे हैं, वरुण, शक्ति और एक्स डेजर्ट और गरुड़ा, ये सब फ्रांस से ही रिलेटेड हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया और फ्रांस के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होता है उसको बोलते हैं वरुण, ठीक है, ये है नेवल एक्सरसाइज। शक्ति किसको बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं आर्मी एक्सरसाइज को, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो एक्स डेजर्ट एक्सरसाइज इस बार कहाँ कंडक्ट किया जाएगा? तो वो किया जाएगा जैसलमेर में, आई मीन जोधपुर में, सॉरी नॉट जैसलमेर, जोधपुर। तो ये आप याद रखना, ये लोकेशन है एक्सरसाइज का और ये कंडक्ट किया जाना है, राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ गुची मशरूम हैज़ रिसेंटली गॉट जीआई टैग विथ विच स्टेट इट इज़ एसोसिएटेड। तो किस स्टेट के साथ, यहाँ पर 2 बार विथ नहीं आना चाहिए, कौन से स्टेट के साथ गुची मशरूम एसोसिएटेड है, जीआई टैग उसे मिला है? तो ये बहुत ही कॉस्टली मशरूम है, करीब 500 ग्राम मतलब आधा किलो का कीमत इसका है 18,000 रुपये। तो भाई जिसको ख़रीदना है वो जम्मू कश्मीर जाओ अच्छे पैसे के साथ। तो ये है जम्मू कश्मीर में। रिसेंटली आपको पता होगा कि एक सैफरन भी जीआई टैग मिला था कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर में। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको मिला है जीआई टैग। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम ओपन स्काई ट्रीटी। अभी आपको बहुत लोगों को पता नहीं होगा ये ओपन स्काई ट्रीटी क्या है, क्योंकि इसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में सुनते भी नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसमें टोटल 34 कंट्रीज थे पहले, ठीक है, अब हो गए 32। अब वो 2 कंट्री जो निकले हैं उसमें तो एक तो है यूएस जो सबसे पहले निकला, अब दूसरा कंट्री जो उसके बाद छोड़कर निकल गया वो है रशिया। अब समझते हैं क्यों और ये है क्या। तो जो भी कंट्री इस ट्रीटी को साइन करती है वो अपना एयर स्पेस दे सकती है किसी भी कंट्री के प्लेन को सर्विलेंस के लिए, ठीक है, जो कि आर्म्ड नहीं हो, मतलब जो मिलिट्री या फिर डिफेंस के लिए जो फ्लाइट्स यूज़ होते हैं या फिर कह सकते हैं आप लड़ाकू जहाज़ यूज़ होते हैं वो नहीं इंटर कर सकते हैं, लेकिन सर्विलियंस एयरक्राफ्ट ज़रूर जा सकते हैं, ठीक है। तो अब यूएस ने 2020 में ही वो इससे निकल गया और अब रशिया भी इससे निकल गया, क्योंकि रशिया का कहना है कि अगर यूएस नहीं फॉलो करता तो हम भी नहीं करेंगे, ये तो पूरा का पूरा उल्लंघन है यूएस के द्वारा, तो हम क्यों करें। तो वो भी निकल गया, ओके। तो बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज है वो भी इसकी पार्ट हैं, ओके। अब मूव करते, देखिए इसका आइडिया था 1955 में, इसको इस आइडिया को प्रपोज किया गया था। और जो वर्ल्ड वार था उस समय, वर्ल्ड वार में आई मीन कह सकते हैं आप, जो कोल्ड वॉर था वर्ल्ड वार 2 के बाद, उसके टेंशन्स को कम करने के लिए एयर स्पेस का यूज़ करो, आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन ना हो, ये मेन ऑब्जेक्टिव हुआ था इस ओपन स्काई ट्रीटी का। नाउ सक्षम अवेयरनेस कैंपेन रिलेट्स टू, किससे रिलेट करता है सक्षम अवेयरनेस कैंपेन? तो देखिए ये है बेसिकली ग्रीन एनर्जी के अवेयरनेस को लेके, ठीक है, ताकि लोग जो है फ्यूल कंजर्वेशन कैसे करें उस पर ये कैंपेन है। लोग को ज़्यादा फ्यूल बचाना चाहिए फ्यूचर के लिए, अवेयरनेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, सक्षम अवेयरनेस कैंपेन। हुज बर्थ, ओके, सो ये क्वेश्चन फिर से आ गया। सो आई थिंक द वीडियो एंड्स हियर गाइज। और किसी भी तरीके का आपका कोई क्वेरी हो तो ज़रूर आप शेयर करना। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर होता है ख़त्म। कुछ थैंक यू का भी एक, सो थैंक यू गाइज फाइनली।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अब से वीडियो रेगुलर पोस्ट होते रहेंगी। इन दोनों जीमेल पर या फिर ब्लॉग पर आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ रिक्वेस्ट हो तो वहाँ पर आप मुझसे ज़रूर डायरेक्टली बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।